हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के 8th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इस चैप्टर का समाप्ति हो जाएगा और एक लेक्चर और आएगा जिसमें पूरे 50 क्वेश्चनों के साथ हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं से आए हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और आपको क्या करना है, इस चैप्टर के एक एक लेक्चर को अच्छे से देखना है, क्या करना है, अपना नोट्स बनाना है और क्या करना है, लास्ट में वो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, देखो मैं आज के लेक्चर में बढ़िया आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स बना के लाया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनोलॉजी जो है पूरे इंग्लिश में लिखे गए हैं, हिंदी में भी लिखे गए हैं, है ना। और अगर प्योर इंग्लिश चाहिए तो यहाँ पर है, हिंदी चाहिए तो यहाँ पर। देखो हर एक चीज को मैंने लिख दिया है बढ़िया से, आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है इस चैप्टर में पढ़ने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मतलब चैप्टर मतलब लेक्चर, ठीक है, ये जो लेक्चर है थोड़ा याद करने वाला है ना, उतना ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है, याद करना है आपको। ठीक, चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है? इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब पारिस्थितिक तंत्र से हमें जो भी चीजें मिलती है हमारे फायदे के लिए, वो सभी इकोसिस्टम सर्विसेज में आ जाती है। बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, जैसे जंगलों से हम अपने घरों के लिए सामान लेते हैं, हमें, है ना। जंगलों से हमें हवा मिलता है, पानी मिलता है, मतलब जंगल पेड़ पौधे हैं तभी तो पानी गिर रहा है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ते हैं। देखो, स्वस्थ पर्यावरण, ठीक है, यहां पर मैं अंडरलाइन करते हुए चलूंगा। ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण तंत्र, इकोसिस्टम, हेल्दी इकोसिस्टम आर्थिक, पर्यावरणीय और सुंदरता से जुड़ी चीजों और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आधार है। मतलब अगर पर्यावरण आपका स्वस्थ है, हेल्दी इकोसिस्टम है, तो मतलब कि गुड्स और सर्विस हमें बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब कि हमारे लाइफ को बहुत अच्छा रखेगा पर्यावरण अगर अच्छा है तो, है ना। क्योंकि भाई अगर पर्यावरण में कोई गड़बड़ी नहीं है, इकोसिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हमें अच्छे से हवा मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है, पानी अच्छे से गिर रहा है ना। यही बात यहाँ पर कही गई है। पर्यावरण तंत्र की प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस से मिलने वाले उत्पादों को पर्यावरण तंत्र सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज करते हैं। मतलब कि पर्यावरण से जो भी उत्पाद हमें मिल रहे हैं उसे ही पर्यावरणीय तंत्र सेवाएं या इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। अब वो उत्पाद क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं यहां पर, स्वस्थ वन पर्यावरण तंत्र, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हवा और पानी को शुद्ध करते हैं। बिल्कुल, पर्यावरण तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, क्या करता है, हवा और पानी को शुद्ध करता है। ठीक है, प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, सूखा और बाढ़ कम करता है। बिल्कुल, है ना, बाढ़ नहीं आने देता, जहां जंगल है वहां बाढ़ थोड़ा कम आता है ना, सूखा भी नहीं पड़ता, ड्रॉट नहीं आता। ठीक है, पोषक तत्वों का चक्र, मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी चलती है ना भाई, पौधों से ही तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है इसको, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को बहुत अच्छे से। उपजाऊ मिट्टी, बिल्कुल, अगर पेड़ पौधे हैं तो मिट्टी उपजाऊ रहेगा। वन्य जीवों का घर, भाई पेड़ पौधे हैं तभी तो जंगल वन्य जीवों का घर है ना, हैबिटेट है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बनी रहती है। जैव विविधता का मतलब भी आपको पता है, जितने ज्यादा वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उसी को ही जैव विविधता, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, मतलब कि वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता पाई जाना बायोडायवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये सब पेड़ पौधों के होने की वजह से होता है अगर वातावरण स्वस्थ है तो। वातावरण मतलब वही पर्यावरण। ठीक है, फसलों का परागण, पॉलिनेट क्रॉप्स करते हैं, मतलब फसलों का परागण भी होता है अगर पर्यावरण हमारा अच्छे से स्वस्थ है। ठीक है, कार्बन जमा करने की जगह, स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, बिल्कुल भाई पेड़ पौधे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं, तो कार्बन जमा हो रहा है कैसे, किस फॉर्म पे, ग्लूकोज के फॉर्म पे जमा होता है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खाना बनाते हैं, और खाना क्या है, ग्लूकोज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो ग्लूकोज के फॉर्म पे स्टोर होता है, किसमें, पौधों में। ठीक है, और साथ ही साथ सुंदरता, प्राकृतिक और आध्यात्मिक मूल्य, एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज भी देते हैं। बिल्कुल भाई, पेड़ पौधे हैं तभी तो सुंदरता है ना इस नेचर की, है ना, और सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य भी ये देते हैं। ठीक, तो ये बात बहुत आसान सी बात है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। ठीक है, हालांकि इन सेवाओं का मूल्य पता करना मुश्किल है। ठीक है, अब इन सर्विसेज का मूल्य पता करना, सर्विस है कितना मूल्य है इनका, फिर भी यह सोचना उचित है कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की सेवाओं का एक बड़ा
मूल्य टैग होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बायोडायवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात तो हमको पता होना चाहिए। इसीलिए पेड़ पौधे ज़्यादा काटने नहीं चाहिए, पेड़ पौधे और ज़्यादा लगाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बायोडायवर्सिटी है तभी हमारा जो लाइफ है वो स्टेबल है। हम एनिमल्स में आते हैं ना, तो हमारा एनिमल्स का लाइफ स्टेबल है, ठीक है? चलो, नाउ रॉबर्ट कॉन्स्टांजा नाम के एक साइंटिस्ट थे तथा उनके साथियों ने हाल ही में प्राकृतिक सेवाओं नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस का मूल्य लगाने की कोशिश की। शोधकर्ताओं ने औसतन ऑन एवरेज अमेरिका के 33 ट्रिलियन डॉलर $33 ट्रिलियन सालाना का टैग इन पर्यावरण तंत्र सेवाओं इकोसिस्टम सर्विस पर बताया, ठीक है, जो अक्सर मुफ्त में मिलती है। मतलब कि यहां पर यह बात कही जा रही है कि अमेरिका का अगर पर्यावरण सर्विस निकाले, इकोसिस्टम सर्विस निकाले, मतलब अमेरिका को पर्यावरण से कितना फायदा हो रहा है ना? तो ये कितना है पता है? 33 ट्रिलियन डॉलर। और ये पर्यावरण से मिल रहा है, मतलब फ्री में मिल रहा है, किसी को पैसा देना नहीं पड़ रहा है, नेचर को पैसा देना नहीं पड़ रहा, नेचर से अमेरिका को 33 ट्रिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है, ऐसा रॉबर्ट कॉन्स्टांजा और उनके साथियों ने पता लगाया, ठीक है? हाँ, मतलब जो अक्सर मुफ्त में मिलते हैं, भाई पर्यावरण की चीजें हमें मुफ्त में ही तो मिल रही है, किसको पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है? इसलिए लोग इन्हें आम बात मान लेते हैं। यह आंकड़ा पूरी दुनिया के सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी यानी यूएस $18 ट्रिलियन है, ठीक है? मतलब यूएस में 18 ट्रिलियन से लगभग दुगुना है, समझ रहे हो? तो खैर ये डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हमें ना पर्यावरण से बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही है, इसलिए हम लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते। जहां पर पैसा देते हैं वहीं पर उसी की वैल्यू होती है। जैसे आप लोग अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करेंगे तो पढ़ा तो हम लोग वही रहे हैं, जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं वही ऑनलाइन कोर्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं तो वहां पर आप पढ़ाई करते हैं और यूट्यूब में फ्री में बहुत सारे लेक्चर्स डले हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वही है ना कि फ्री की चीजें वैल्यू नहीं होती, है ना? खैर ये सत्य बात है और ऐसा हम भी करते हैं। हम भी कभी ऑनलाइन कोर्स, मैंने भी 2 बार नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है, तो मैं यूट्यूब से पढ़ता था, नहीं मन करता था, लेकिन जैसे ही अनअकैडमी से मैंने परचेस किया और वहां से फिर पढ़ना शुरू किया तो फिर एक बार में क्वालिफाई हो गया, है ना? तो वही है कि सस्ती चीजों की या फ्री चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। हमें पर्यावरण से बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? और यही जो फ्री में मिल रही है चीजें, वही क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती है, ठीक है? कुल पर्यावरण तंत्र सेवाओं टोटल इकोसिस्टम सर्विस की लागत में से मिट्टी निर्माण सॉइल फॉर्मेशन लगभग 50% है, ठीक है? मतलब टोटल जो इकोसिस्टम सर्विस है उसमें से लगभग 50% तो मिट्टी के निर्माण में, और दूसरी सेवाएं जैसे कि मनोरंजन, रिक्रिएशन और पोषक तत्व चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का योगदान हर एक का 10% से कम है। जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट रेगुलेशन और वन्य जीवों के आवास, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ की लागत हर एक की लगभग 6% है ना? तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रखना है वैसे तो, फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान में रखना चाहोगे तो मिट्टी निर्माण में इकोसिस्टम सर्विस का सबसे ज्यादा भाग होता है ना भाई? पेड़ पौधे हैं, उन्हीं की वजह से ही तो मिट्टी का निर्माण हो रहा है ना? तो मिट्टी निर्माण में पर्यावरण का लगभग 50% भाग है, योगदान है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया, बाकी जितने भी और काम होते हैं उन सभी में 10%, और 6% जो भाग होता है वो किसके लिए होता है? हैबिटेट तथा वाइल्ड लाइफ वालों के लिए, है ना? मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका घर, उनको खाना देना, इन सब में पर्यावरण का 6% भाग होता है, ठीक? चलो, ये रहा, सेम बातें यहां पर हम लोग इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है? चलो अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम की। टेरेस्ट्रियल बायोम मतलब होता है, क्या होता है टेरेस्ट्रियल बायोम? मतलब कि स्थलीय बायोम, है ना? बायोम मतलब जो बहुत बड़े बड़े कम्युनिटीज होते हैं आपस में, सभी कम्युनिटी को एक साथ बायोम बोलते हैं। अलग अलग कम्युनिटी, है ना? जैसे आपका कोनिफर्स रेंज फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे कम्युनिटी, जैसे एक ग्रासलैंड हो गया, एक नदी तालाब हो गया, एक समुद्र हो गया, एक जंगल हो गया, इन सभी को क्या एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, है ना? ठीक है, बायोम बोलते हैं। बहुत सारे कम्युनिटी को एक साथ बायोम बोलते हैं, ये बात आपको याद में रखना है, ठीक है? तो टेरेस्ट्रियल बायोम मतलब कि स्थलीय बायोम क्या होता है, यहां पर देखते हैं। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड की हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है? एल्टीट्यूड तथा
लैटिट्यूड की यहाँ पर बात करेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई होता है, और लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश होता है। ये बात आपको पता होगी, आपने सोशल साइंस में या सामाजिक विज्ञान में भूगोल नाम से एक सब्जेक्ट जियोग्राफी होता है, उसमें पढ़े होंगे, है ना। तो एल्टीट्यूड ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, किसी जगह की समुद्र तल सी लेवल से कितनी ऊंचाई है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। मतलब मान के चलो ये है समुद्र की सतह, ठीक है, और यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक, और यहां पर ऐसे पहाड़ है, ठीक है। तो ये समुद्र की सतह से इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, ये जो ऊंचाई है ना, यही क्या है, यही है इस पहाड़ की एल्टीट्यूड, मतलब कि ऊंचाई, ठीक है। तो समुद्र की सतह से हमको ऊंचाई को नापना होता है, और यही होता है क्या, एल्टीट्यूड। वैसे ही लैटिट्यूड क्या होता है, किसी जगह की इक्वेटर भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। मतलब कि ये अर्थ और इसका भूमध्य रेखा ऐसे जा रहा है, तो यहां से भूमध्य रेखा से किसी जगह का, मान लो यहां पर हमारा भारत है, तो भारत का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, इसी को ही लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो लैटिट्यूड के हिसाब से जलवायु के 4 बड़े रीजन्स होते हैं। लैटिट्यूड मतलब कि वही भूमध्य रेखा के हिसाब से जलवायु के 4 बड़े रीजन्स या क्षेत्र होते हैं। अब ये 4 बड़े रीजन कौन कौन से हैं, पहला आता है ट्रॉपिकल जोन। सबसे पहला क्या आता है भाई साहब, ट्रॉपिकल जोन आता है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध, है ना, उष्ण कटिबंध कितना होता है, 0 से 20 लैटिट्यूड होता है। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से आप लोग समझेंगे, यहां पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो, ये है ना। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखो बड़े ध्यान से देखना, ये भूमध्य रेखा है, क्या है ये, इक्वेटर, ठीक है। और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, ये पोल आ रहा है इधर, ये पोल, ये है नॉर्थ पोल, है ना, और ये है साउथ पोल, मतलब कि ये है उत्तरी अक्षांश और यह है दक्षिणी अक्षांश, आई थिंक यही बोलते हैं हिंदी में, है ना, उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, या पोल बोल देना, है ना। अब इसी पोल में ये तो भूमध्य रेखा है, यहां से ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिकल जोन आएगा, फिर सब ट्रॉपिकल जोन आएगा, फिर टेम्परेट जोन आएगा, फिर आर्कटिक जोन आएगा। वैसे ही नीचे जाएंगे तो भी ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, और ये एंटार्कटिक, आर्कटिक जोन और एंटार्कटिक जोन, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो देखो ये ट्रॉपिकल जोन है, ये 0 डिग्री होता है ना, सेल्सियस नहीं है ना, ये अक्षांश है। 0 डिग्री का मतलब सेल्सियस मतलब समझना, टेम्परेचर नहीं है ये है अक्षांश। तो 0 डिग्री, जैसे हम लोग उससे नापते हैं ना, क्या बोलते हैं, चांदा, चांदा जानते हो ना, तो उससे नापते हैं, तो 0 डिग्री ये रहा। यहां से दूर जाएंगे तो 0 से 20 तक का जो वो डिस्टेंस होता है, ये होता है ट्रॉपिकल जोन होता है। फिर 20 से 40 तक का जो जोन होता है उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, 40 से 60 तक का जोन टेम्परेट जोन, और 60 से फिर और आगे जाते हैं तो ये होता है आर्कटिक जोन होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध जोन, जो कि 0 से 20 लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब वही है ये दूरी, यहां से कितनी दूरी है, अक्षांश से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, यही लैटिट्यूड कहला रहा है ना। तो देखो यहां पर हम लोग वही पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना आप। तो यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है, यह इक्वेटर 0, अरे सॉरी भाई साहब क्या हो गया, हट जा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, हाँ ये पकड़ते हैं, ये वाला पेन। यह इक्वेटर 0 से के पास होता है, बिल्कुल। ये जो ट्रॉपिकल जोन है हमने अभी देखा था, ऐसे बनाया था, यहाँ पर ये जस्ट ये पहला वाला और ये पहला वाला, यही तो ट्रॉपिकल जोन था। तो 0 के पास होता है, यह ज्यादा हीट, गर्मी और लाइट, प्रकाश मिलती है। मतलब यहाँ पर ज्यादा हीट होती है, ज्यादा गर्मी होती है, और लाइट, प्रकाश भी यहाँ पर ज्यादा पड़ता है। ज्यादातर रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन, घने पेड़ और नमी वाली जगहें यहाँ होती है। बिल्कुल, यहाँ पर नमी ज्यादा होता है, रेन फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं, वर्षा वन ज्यादा होते हैं, है ना, और घने पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से जोन में, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध जोन में, ठीक है। फिर आता है सब, अभी हम लोग किसकी बात की पता है, ये डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये ट्रॉपिकल जोन हो गया और ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, और ये बीचों बीच क्या है, अक्षांश है। तो अक्षांश के पास वाला जो जोन है, जिसे 0 से 20 डिग्री अक्षांश की बात कर रहे थे, है ना। तो सब ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं, उष्ण कटिबंध जोन, जो कि 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, अक्षांश है। तो 20 से 40 डिग्री वाले जोन को हम लोग बोल रहे हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और यहां पर खास बात क्या है, ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा दूर है, ये देखो यहाँ पर डायग्राम, ट्रॉपिकल जोन से, ये है ट्रॉपिकल जोन, ये है पूरा ट्रॉपिकल जोन, और यहां से ये वाला जो जोन है इसे बोल रहे हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। पूरा डायग्राम में आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो
ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा दूर होता है। यहाँ क्लाइमेट जलवायु मिक्स होता है, मतलब कि कभी गर्म कभी सूखा, कभी गर्म भी होता है कभी सूखा भी होता है जलवायु यहाँ पर, है ना। और यहाँ डेजर्ट रेगिस्तान भी ज्यादा मिलते हैं। कौन से रीजन में? सब ट्रॉपिकल जोन में रेगिस्तान भी ज्यादा मिलते हैं। ये इस रीजन में कभी सूखा कभी ड्राई होता है, ठीक है, और रेगिस्तान भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब तीसरा आता है टेम्परेट जोन, है ना। सम शीतोष्ण कटिबंध 40 से 60 लैटिट्यूड। ये देखो ये वाला रीजन, ये टेम्परेट जोन है। देखो यहाँ पर 40 और ये 60 हो गया। ये भी टेम्परेट जोन है, ठीक है, ये 40 और ये 60, इसी की बात करेंगे अभी। तो टेम्परेट जोन की खास बात क्या है? यहाँ न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा, ठीक है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है न ज्यादा ठंडा भी नहीं है, मिडिल मिडिल में है ना। और यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट या संतुलित जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत गर्म बहुत ठंडा ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। और क्या कि मॉडरेट या क्लाइमेट मतलब जो संतुलित मतलब जलवायु है वो संतुलित होती है यहाँ पर, है ना। कैसी होती है यहाँ की जलवायु? संतुलित होती है। यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती जंगल और ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? ग्रास लैंड पाए जाते हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट या पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। अब चौथा रीजन आता है आर्कटिक, ये वाला रीजन, ये जो कि 60 से ऊपर है, और एंटार्कटिक, ठीक है, एंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन ये 60 से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ठंड रहती है भाई, आपको पता होगा आर्कटिक महासागर बहुत ठंड रहता है, बर्फ जमे रहता है, ठीक है। पूरे साल बर्फ और बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलती है, हर मतलब साल भर बर्फ वो हो रहा है ना, बर्फ गिर रहा है। यहाँ टुंड्रा वेजिटेशन, छोटे झाड़ियां, मॉस लाइकेन्स मिलती है। आपको पता होना चाहिए मॉस लाइकेन ये सब क्या है ना। तो यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन मतलब कि छोटे झाड़ियां पाई जाती है, बहुत छोटे छोटे पौधे यहाँ पर मिलते हैं, झाड़ियां यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये आर्कटिक रीजन। अब मैं उम्मीद करूंगा ये डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और समरी के फॉर्म पे भी इसको अभी जितना भी पढ़े उसको थोड़ा समराइज करते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम एग्जाम में आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी ना। चलो इंपॉर्टेंट बात है क्या एक्चुअली में? क्या है इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात कुछ ऐसा है कि इक्वेटर 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर, गर्मी और लाइट प्रकाश मिलती है। मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो रीजन है ना, यहां पर ज्यादा, सबसे ज्यादा यहां पर क्या होता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर एंड लाइट, सबसे ज्यादा प्रकाश तथा टेम्परेचर यहीं पर होता है। और यहां पर सबसे ज्यादा ठंड, सबसे ज्यादा क्या होता है यहां पर? सबसे ज्यादा ठंड, ठीक है, सबसे ज्यादा ठंड। और यहां पर भी सबसे ज्यादा ठंड, ठीक, ये रहा ठंड, ऐसा नहीं, ठीक है, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यही बात यहां पर अभी हमने देखा कि इक्वेटर 0 पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी होता है, प्रकाश मिलता है। जैसे जैसे पोल ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा ठंड है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, इधर आगे बढ़ते जाओगे, इधर आगे बढ़ते जाओगे, इधर आगे बढ़ते जाओगे, तो क्या ठंडी बढ़ते जाती है। एल्टीट्यूड ऊंचाई और लैटिट्यूड अक्षांश का असर लगभग एक जैसा होता है। ऊंचाई बढ़े या ध्रुव की ओर जाओ, तापमान टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक है। मतलब एल्टीट्यूड तथा लैटिट्यूड, ऊंचाई और अक्षांश का असर लगभग एक ही जैसा होता है, ठीक है। ऊंचाई बढ़े या ध्रुव की ओर जाओ तो तापमान टेम्परेचर घटता है ना। मतलब बेसिकली ऊपर जाते जाओ, इधर जाते जाओ, ऊंचाई बढ़ेगा, इधर जाते जाओ ऊंचाई बढ़ेगा, इधर जाते जाओ टेम्परेचर घटेगा, इधर जाते जाओ टेम्परेचर घटेगा, यही बात, ठीक है। अब समरी के फॉर्म पे इसको अच्छे से समझते हैं कि जमीन की ऊंचाई एल्टीट्यूड और इक्वेटर से दूरी लैटिट्यूड यह तय करती है कि वहां का मौसम क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है। मतलब ज्यादा ऊपर जाते जाओगे आप तो ठंडी पड़ेगा,
ज़्यादा नीचे जाते जाओगे गर्मी पड़ेगा, ठीक है। और इक्वेटर मतलब कि ये इक्वेटर है, उससे दूर जाते जाओगे ठंडी पड़ेगा, इससे दूर जाते जाओगे ठंडी पड़ेगा, और इससे पास पास आते जाओगे तो गर्मी पड़ेगा। तो मतलब कि किसी भी क्षेत्र का गर्मी कितना है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, ये पता कैसे लगाते हैं कि उसकी ज़मीन की ऊंचाई कितनी है, वहाँ की ज़मीन की ऊंचाई कितनी है, और वहाँ वो इक्वेटर से दूर कितना है, अक्षांश से कितना दूर है, ठीक। इक्वेटर के पास गर्मी और अधिक प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल। बीच वाले हिस्से मध्य तापमान होते हैं, और ध्रुवों के पास बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल। ये डायग्राम से हम लोग यही समझे कि ये इक्वेटर है, यहाँ पर गर्मी और प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, इस रीजन में गर्मी और प्रकाश थोड़ा कम पड़ेगा, और इस रीजन में बहुत कम ठंडा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना। ये रहा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब बायोम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है, क्या, बायोम। क्या होता है बायोम, देखते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोम बोल देते हैं, ठीक है। लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र, उनको एक साथ बायोम बोल देते हैं, ठीक है। लार्ज इकोसिस्टम या बड़े पारिस्थितिक तंत्र, इको सिस्टम, बड़े पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोलते हैं, बायोम कहलाते हैं। लार्ज इकोसिस्टम जो है क्या कहलाते हैं, बायोम कहलाते हैं। मेनली जो लार्ज एक्वेटिक तथा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं उन्हें बायोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, है ना, लार्ज एक्वेटिक मतलब बड़े बड़े समुद्र, लार्ज एक्वेटिक, लार्ज एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, स्थलीय ना, एक्वेटिक को तो जलीय बोलते हैं, है ना, जलीय, ठीक, जलीय। और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय, स्थलीय, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम, ठीक है। ये एग्जांपल होता है हमारे बायोम का, है ना। नाउ एल्टीट्यूड तथा जो लैटिट्यूड है वही डिटरमाइन करता है किसको, बाउंड्री ऑफ बायोम को, है ना। बायोम की जो बाउंड्री है उसे डिटरमाइन कौन करता है, एल्टीट्यूड तथा लैटिट्यूड। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड तथा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश, ठीक है। एल्टीट्यूड तथा लैटिट्यूड क्या पता करता है, पता है, किसी भी बायोम के बाउंड्री को डिटरमाइन करता है। किसी भी बायोम, बायोम क्या है पता चल गया आपको, बायोम के बाउंड्री, बाउंड्री को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है। मतलब कि यही डिसाइड करता है, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ही किसी भी इकोसिस्टम या बायोम के बाउंड्री, बाउंड्री मतलब आपको पता ही है, एरिया को क्या करता है, डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। चलो अब एक डायग्राम से समझ लो भाई। ये डायग्राम वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या रखना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो यहां पर अलग अलग बायोम है ना। जैसे ये एक डेजर्ट है, ये भी एक बायोम है, सूखा, ठीक है। और ये ग्रासलैंड है, ये भी एक बायोम है, ये पूरा ग्रासलैंड है, एक बायोम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है ना, ये रहा पूरा टेम्परेट फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये है कोनिफर्स फॉरेस्ट है, और ये है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा फॉरेस्ट, है ना, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो ये सभी देखो थोड़ा थोड़ा ना, सभी आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो कोइंसाइड कर रहे हैं, बोलते हैं इसको, क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ये सभी आपस में मिल रहे हैं। और ये पूरा कंप्लीट एक क्या है पता है, ये कंप्लीट एक बायोम है। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कंप्लीट बायोम बना रहे हैं। इतनी ही बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा इस डायग्राम से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलो अब देखो टुंड्रा बायोम। अब अलग अलग बायोम को हम लोग बड़े ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है
देखो यहाँ पर मैं जो जो हाईलाइट करूंगा उसको आपको ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। जैसे कि टुंड्रा बायोम की बात करते हैं, दिस रीजन लाइज एबो 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, और नॉर्थ ऑफ टिम्बर लाइन और ट्री लाइन, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना कि 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये प्रेजेंट रहता है टुंड्रा बायोम, मतलब कि हमने अभी देखा ना 60 डिग्री, मतलब कि जो आर्कटिक और एंटार्कटिक था वो था 60 डिग्री के बाद। तो टुंड्रा जो बायोम है वो आर्कटिक रीजन में पाया जा रहा है, ऐसा याद रखना है आपको, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और वो भी नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ मतलब क्या, उधर आर्कटिक था, साउथ में क्या था, एंटार्कटिक था, लेकिन नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टुंड्रा या टिम्बर लाइन बियॉन्ड विच ट्रीज आर नॉट फाउंड। अब भाई आपको पता होगा जो आर्कटिक रीजन है वहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर इन दिस रीजन सॉइल इज कवर्ड बाय स्नो एंड आइज, जिसे हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ऑलमोस्ट होल ऑफ द ईयर, मतलब रोज, हर रोज साल भर यहाँ पर क्या होता रहता है, बर्फबारी होते रहता है। और एट 36 मीटर हाइट ऑफ हिमालयाज कॉल्ड अल्पाइन टुंड्रा, हिमालय बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, एट 3600 मीटर हाइट ऑफ हिमालयाज, हिमालय में 3600 मीटर की हाइट में यहाँ पर एल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। हिमालय हिमालय पहाड़ जो है ना उसमें 3600 मीटर की हाइट के एरिया में एल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, टुंड्रा बायोम बेसिकली इस डायग्राम में हम लोग देखें तो यहाँ पर नॉर्थ बोला है, ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल में भी 60 से ऊपर इसी साइड में टुंड्रा बायोम पाया जाएगा, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, है ना, हमने बोला ना बीच में टेम्परेचर ज्यादा होता है, उधर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, और उधर हमेशा बर्फबारी होते रहती है, ठीक है। तो ये रहा, और क्या याद रखना है यहाँ पर, द एनुअल रेनफॉल इज लो एंड जनरली बिलो 25 सेंटीमीटर पर ईयर। तो टुंड्रा बायोम में वर्षा जो है साल भर में 25 सेंटीमीटर ही होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिस बायोम इज विदाउट ट्रीज सो इट इज कॉल्ड ट्रीलेस बायोम। एग्जाम्पल एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कौन सा बायोम ट्रीलेस बायोम है, मतलब कि ऐसा कौन सा बायोम है जहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, तो आपको बताना है क्या, टुंड्रा बायोम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, पेड़ के पाए जाने के लिए परिस्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं होती है, ठीक है। द ट्री एंड shrubs आर एब्सेंट इन दिस बायोम सो इट इज नोन एज आर्कटिक डेजर्ट। अब भाई आर्कटिक रीजन में ही तो पाया जा रहा था, नॉर्थ रीजन में, जिसे आर्कटिक बोल रहे थे, तो आर्कटिक डेजर्ट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते, ठीक है। इट इज मोस्ट डेलिकेट एंड फ्रेजाइल बायोम, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर होते रहते हैं, ठीक। वेजिटेशन लाइकेन तथा मॉस, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, बहुत छोटे छोटे ग्रास पाए जाते हैं, बस पेड़ पौधे तो पाए ही नहीं जाते, ग्रास छोटे छोटे पाए जाते हैं, मॉस पाए जाते हैं और लाइकेन पाए जाते हैं, ठीक। तो आपको याद यही रखना है कि इस बायोम को क्या क्या बोला जाता है, इस बायोम को ट्रीलेस बायोम कहा जाता है, ठीक है। इस बायोम की खास बात क्या है, ट्री वगैरह एब्सेंट रहते हैं, और यहाँ ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, यहाँ पर लाइकेन मॉस और ग्रासेस पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद में रखनी है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। चलो फिर आता है दूसरा बायोम, आता है द नॉर्दर्न कॉनिफेरस और निडल लीफ फॉरेस्ट। द नॉर्दर्न कॉनिफेरस और निडल लीफ फॉरेस्ट की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, द नॉर्दर्न और टेम्परेट कॉनिफेरस, अच्छा ये वाला यूज करते हैं, द नॉर्दर्न और टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज नोन एज टैगा और नॉर्थ वुड, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है ना, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसे हम लोग टैगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैगा या नॉर्थ वुड बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट या निडल लीफ फॉरेस्ट को ही टैगा बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इट इज सिचुएटेड इमीडिएटली साउथ ऑफ द टुंड्रा, टुंड्रा के जस्ट नीचे पाया जाता है, मतलब जैसे इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे अपन, तो यहां पर टुंड्रा है, इसके जस्ट नीचे इस एरिया में पाया जाएगा क्या, हमारा नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। कहां पर पाया जाता है, टुंड्रा के जस्ट नीचे पाया जाता है, साउथ ऑफ द टुंड्रा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर
1700 टू 3000 मीटर एल्टीट्यूड इन हिमालय। मतलब अब देखो, जो हमारा ये था टुंड्रा था वो 36 मीटर हिमालय में पाया जा रहा था, है ना, लेकिन उसके जस्ट नीचे 1700 से 3000 मीटर एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में, हिमालय में कौन पाया जाता है? नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको, एकदम रटना, मतलब रटना तो पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई, तो कैसे बनाओगे, है ना, तो थोड़ा रटना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैं इसका ना कोशिश करूंगा आपको याद कराने के लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लाऊं, यूट्यूब में फ्री में लाऊंगा वैसे तो, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं कोशिश करता हूँ बढ़िया सा एकदम शॉर्ट ट्रिक बना के लाऊं आपके लिए, ताकि चीज़ें एक ही टेबल में आपको याद हो जाए, है ना। ठीक, नाउ एनुअल रेनफॉल यहाँ पर कितना होता है? 50 से 170 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। और एवरेज विंटर टेम्परेचर यहाँ पर होता है 6 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस इन समर। मतलब गर्मी के दिनों में यहाँ पर 6 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है, और विंटर टेम्परेचर, हाँ, मतलब वही गर्मी के दिनों में बात की जा रही है। ठीक है, फिर द एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन हिमालय। ठीक है, तो ये बात उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, याद रखना, हमेशा ग्रीन रहने वाले जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो हिमालय में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? पाइन्स, ठीक है, सिल्वर फिर, ठीक है, सिल्वर फर, मैपके, सॉरी मैपल, और फिर हीमोलॉक, स्प्रूस, डियोडार एंड साइप्रेस। ये इतने प्लांट्स को आपको, मतलब नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में इतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, है ना। फिर आता है तीसरा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन सभी को ना, नाम को आप ऐसे ही याद रखना इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में ना बहुत अजीब अजीब नाम होता है इनका, और हिंदी में आप कंफ्यूज ही आ जाओगे, इसीलिए इंग्लिश में याद रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब और सीक्वेंस में याद रखना है ना। ठीक है, the deciduous forest lies in temperate zone about 40 degree to 60 degree north latitude and 1500 से 2400 मीटर एल्टीट्यूड सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, तो इसकी खास बात ये है कि ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? 40 से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। मतलब ये डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर 40 से 60 ये रहा, इस रीजन में टेम्परेट जोन में पाया जाता है। नाम ही वही है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना। ये देखो, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर ये 1500 मीटर से 2400 मीटर एल्टीट्यूड में पाया जाता है। कहाँ से? सेंट्रल लोकेशन से, अक्षांश से, है ना, इसको भी याद रखना है। और एनुअल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर 100 से 250 सेंटीमीटर होता है ना। हमारा जो टुंड्रा था उसमें 25 सेंटीमीटर, और नॉर्थ कॉनिफेरस में कितना आपका 50 से 170 सेंटीमीटर, और हमारा जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है साल भर में। और यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? वेजिटेशन क्या है? तो यहाँ पर ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, बड़े बड़े पत्तियों वाले जंगल, विच इंक्लूड्स ओक ट्री जानते होगे आप लोग, है ना, और जिसको हम लोग क्वेरकस भी बोल रहे हैं। ठीक है, बर्च, मैपले, हिकरी, और फिर बीच, ये सारे अलग अलग प्लांट्स के नाम हैं, नहीं याद रखोगे चलेगा। ठीक है, बट ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक, ना नोट के फॉर्म पे आपको क्या याद रखना है? द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर अगेन इन स्प्रिंग। ठीक है, तो ट्रीज जो है ना क्या करते हैं? अपने लीव्स को ऑटम के समय, है ना, पतझड़ के समय क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। और मतलब ढक लेते हैं, सॉरी, ढक लेते हैं मतलब क्या होता है? पतझड़ के समय पत्तियां झड़ जाती है, और फिर से जब स्प्रिंग सीजन आता है, सावन का सीजन आता है, तो फिर से पत्तियां आ जाती है। ठीक है, चलो, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हमारा चौथा रेन फॉरेस्ट क्या आ जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी खास बात क्या है भाई साहब, है ना, देखो जितना हाईलाइट कर रहा हूं उसको आपको याद रखना है ना। चलो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम लाइज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन अराउंड द अर्थ। ठीक है,
मतलब कि ये इक्वेटर में पाया जा रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रीजन में पाया जा रहा है। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। मतलब कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन असम, देख रहे हो, असम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड अंडमान इन इंडिया। इंडिया में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहीं तो ज़्यादा वर्षा होते रहती है ना। और भाई कितना बढ़िया सुंदर सा वातावरण यहाँ का होता है। आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल चले जाओ, दार्जिलिंग वगैरह है ना, केरला हो गया, अंडमान हो गया, ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन है। ठीक है, नाउ the main feature of this biome is the large amount of annual rainfall which is more than at least 200 to 450 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब यहाँ पर जो वर्षा है ना 200 से 450 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर हर साल देखने को मिलती है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फौना। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर फ्लोरा और फौना मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर पाई जाती है? द हाईएस्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड हियर। कहां पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर वर्षा वगैरह बढ़िया से हो रहा है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं, पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, नाउ द टेम्परेचर इज हाई एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो साल भर कैसा होता है? ओ भाई, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो साल भर कैसा होता है? साल भर अच्छे से यूनिफॉर्म होते रहता है ना। और साथ ही साथ में यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म होता है थोड़ा, और ह्यूमिडिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं तो ये याद रख सकते हैं आप लोग, डिप्टेरोकार्पस एंड हुपिया, ये यहाँ पर वेजिटेशन पाया जाता है। जनरली पैरासिटिक प्लांट्स आर फाउंड इन दिस प्लेसेस सच एज, कस्कुटा यहाँ पर पाया जाता है, विस्कम पाया जाता है ना, लॉरेंथस पाया जाता है, और ओरोबैंकी भी यहाँ पर पाया जाता है, और रेफ्लेसिया, स्ट्रिगा एंड सेंटेलम, जिसे हम लोग चंदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंदन भी बोलते हैं। तो ये सब कहाँ पर पाया जाता है? आसाम, इंडिया में आसाम में हो गया, आपके अंडमान में हो गया, केरला में हो गया, वेस्ट बंगाल, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हुई। अब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं। हम लोग अभी ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो डेसिडुअस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की खास बात क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की खास बात यह है कि ये वाइडली नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, ऑकर वाइडली इन नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इन प्लेन्स एंड लो हिली एरिया। मतलब कि ये पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ये थोड़ा कम पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है ना, और प्लेन्स में पाया जाता है, मतलब कि समतल वाले एरिया में पाया जाता है, पहाड़ी एरिया में नहीं पाया जाता। कौन? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एनुअल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर 90 से 160 सेंटीमीटर होता है, ये बात आपको याद रखना है। और लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रीज फॉल बिफोर द समर। गर्मी से पहले अधिकतर जो इनके पेड़ पौधे होते हैं उनके जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती है गर्मी से पहले। ठीक है, और यहाँ पर वेजिटेशन कैसा होता है? पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं? साल, जिसे सोरिया रोबस्टा भी कहते हैं, साल को सोरिया रोबस्टा कहते हैं। टिक, जिसे कि टेक्टोना ग्रैंडिस भी बोलते हैं, और तेंदू आप जानते ही हैं, जिसे कि चिरोगी भी कहते हैं। और खैर सॉरी तेंदू अलग है और चिरौंजी अलग है और खैर ये अलग है। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो, बट एकदम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बट वही है कि अगर आपको मतलब व्यापम का कुछ कहा नहीं जा सकता ना, या सीजीपीएससी का कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है हर चीज। ठीक है, जितना ज्यादा याद रखोगे उतना अच्छा है। नाउ अच्छा, मैं एक टेबल बना के बढ़िया से दूंगा आपको,
जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, नाउ फिर आता है छठवां क्या, द चैपरल या मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट बायोम, चैपरल बायोम, है ना। अब ये एकदम अनसुना टाइप का आपको लग रहा होगा, पर ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या क्या खास बात है। द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट अकर अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में साउथ कोस्ट में पाया जाता है, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट में पाया जाता है। देयर इज लिमिटेड रेन ड्यूरिंग द विंटर एंड रिमेंबरिंग टाइम इट इज ड्राई, सॉरी रिमेनिंग टाइम इट इज ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, लिमिटेड वर्षा होती है विंटर के समय। ठीक है, विंटर के समय लिमिटेड वर्षा होती है ना, वर्षा कम होती है यहाँ पर, और गर्मी अधिकतर टाइम होता है यहाँ पर। ठीक है, ड्राई अधिकतर टाइम होता है। द ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन दिस बायोम। ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि सूखे से बच सकते हैं खुद से, है ना, तो इस प्रकार के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। नाउ वेजिटेशन यहाँ पर कैसा होता है, फायर रेजिस्टेंट एवरग्रीन प्लांट्स, स्मॉल ट्रीज एंड श्रब्स लाइक सेज यहाँ पर पाए जाते हैं। छोटे छोटे श्रब्स, है ना, छोटे छोटे जो घास घास होते हैं ना, मतलब घास से थोड़े बड़े, ये पाए जाते हैं। ठीक, फिर आता है 7th नंबर का क्या है, द ट्रॉपिकल सवाना बायोम। इसकी खास बात क्या है, द ट्रॉपिकल सवाना बायोम इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सवाना बायोम कहाँ, स से सवाना, स से साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं इसे। रेनफॉल यहाँ पर सीजनल होता है तथा वेरी हाई, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बट सीजन में होती है, वर्षा के रीजन मतलब वर्षा का जब सीजन आता है तभी वर्षा होती है, और बहुत ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। इन दिस बायोम ग्रास आर फाउंड विथ फ्यू स्कैटर्ड ट्री, है ना, यहाँ पर जो ग्रास है वो कुछ स्कैटर्ड ट्री, स्कैटर्ड मतलब पेड़ पौधे जो है अलग अलग जगह फैले रहते हैं, यहाँ पर स्कैटर्ड रहते हैं। और वेजिटेशन कैसे पाया जाता है यहाँ पर, पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, कोर्स ग्रासेस पाए जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है, याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ट्रीज जैसे कि एकेसिया हो गया, है ना, और जाइजाइपस हो गया, जिजाइपस हो गया, फिर प्रोसोपिस हो गया। ये रहा यहाँ पर का ट्री, कहाँ का, द ट्रॉपिकल सवाना बायोम। देखो रेन वर्षा कितनी होती है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कौन सा रीजन है। जैसे यहाँ पर जो हमारा द ट्रॉपिकल सवाना बायोम है ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है हमारा ग्रास लैंड बायोम, 8th नंबर का आ जाता है क्या, ग्रास लैंड बायोम। तो भाई ये जो ग्रास लैंड बायोम है ये का है, ई का है। देखो ग्रासलैंड बायोम की खास बात क्या है, एनुअल रेन बिटवीन यहाँ पर होता है, मतलब सालाना जो वर्षा है वो 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। कहां पर, ग्रासलैंड बायोम में। विंटर एंड समर हैव लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द मैक्सिमम रेनफॉल इज इन समर। अधिकतर जो यहाँ पर वर्षा होती है वो गर्मी के दिनों में होती है, और यहाँ पर ठंडी तथा गर्मी जो है ठंड ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु जो है बड़ा होता है। ठीक है, नेम ऑफ द ग्रासलैंड एंड प्लेस, अब जगह आपको याद रखना है, ग्रासलैंड और जगह। ठीक है, तो कौन सा ग्रासलैंड, प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज ये कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। फिर आपका पैम्पस है ये आपका साउथ अमेरिका में है। स्टेप्स कहां पर है, यूरोप एंड एशिया में, जैसे कि रसिया हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका टसॉक्स ये कहां पर है, न्यूजीलैंड में है। फिर आपका वेल्डिट्स, ठीक है, वेल्डिट्स ये है आपका अफ्रीका में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता, नहीं याद रखोगे चलेगा, इतना डीप में तो नहीं पूछेगा भाई साहब। ठीक है ना, लेकिन वही है ना, ध्यान रखना जरूरी है। द डेजर्ट बायोम, मैं क्या है एक एक चीज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई हम क्या करते हैं ना, कम पढ़ के जाते हैं और एग्जाम हमारा बनता नहीं है ना, इसीलिए हम इतना पढ़ लेते हैं कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आए ना बना ले। ठीक है, तो मेहनत कर लेते हैं यार, एग्जाम तो दिलाना ही है और जॉब तो लेना ही है, तो मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको मेहनत करना है रिवीजन करने में। ठीक है जी, चलो नाउ द डेजर्ट, अच्छा ये 9th नंबर का डेजर्ट बायोम, सूखा बायोम। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, बायोम द डेजर्ट बायोम स्ट्रेचेस
इन द ड्राई रीजन, ठीक है, ये ड्राई रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पर? ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, मतलब जहां पर बहुत, मतलब दुनिया में जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, और ये एकदम ड्राई रीजन है, तो ये डेजर्ट बायोम कहलाता है। ठीक है, द डेजर्ट्स आर लोकेटेड अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कार्पिकॉन बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 15 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि 15 से 35 डिग्री के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है बीच वाले रीजन में गर्मी ज़्यादा होता है, ये वाले रीजन में। ठीक है, जैसे जैसे पोल में जाते हैं तो ठंडी बढ़ते जाती है ना, तो ये बीच वाले रीजन में पाया जा रहा है ये। द एनुअल रेनफॉल यहाँ पर बहुत कम होता है, 25 से भी कम होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा होती है। और फ्लोरा एंड फौना आर फाउंड वेरी लेस, फ्लोरा तथा फौना जो है बहुत कम पाया जाता है यहाँ पर, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, मतलब पेड़ पौधे और जानवर बहुत कम पाए जाते हैं। पेड़ पौधे और जानवर, फ्लोरा फौना आपको पता होना चाहिए, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फौना मतलब जानवर, तो ये बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, द मेन डेजर्ट शेयर द सहाना डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, द थार, गोबी एंड तिबेट डेजर्ट ऑफ एशिया। तो ये सब आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मेन डेजर्ट शेयर द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, थार, डेजर्ट ऑफ थार, और गोबी एंड तिबेट डेजर्ट ऑफ एशिया। ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, किसके? डेजर्ट बायोम के। यहाँ पर सहारा नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, तिबेट, गोबी एंड थार जो है एशिया में पाया जाता है। इसको आपको याद रख लेना है। नोट, गोबी डेजर्ट इज कोल्ड डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। और वैसे ही सहारा एंड थार हॉट डेजर्ट में आते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि जहां पर ठंडी पड़ती है वहां पर सूखा नहीं होता है, ठंडी पड़ती है वहां पर भी सूखा होता है, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है तो सूखा रहेगा ही भाई, है ना, भले वहां पर टेम्परेचर कम है, तापमान कम है। ठीक, अब रीजन बिहाइंड हायर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, भूमध्य रीजन होता है, उस रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या ज्यादा पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं, ज्यादा जानवर या स्पीशीज क्यों पाई जाती है, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट, दे हैव लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, मतलब कि उनका जो इन्वायरमेंट है ना, बहुत समय से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, उनका जो वातावरण है वो बहुत समय से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि भाई वहां पर एक्सट्रीम चीजें कुछ भी नहीं हो रही ना भाई, साल भर बढ़िया वर्षा हो रहा है, गर्मी भी ठीक ठाक है ना, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है, तो बहुत सालों से, कई हजारों सालों से वहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसीलिए वहां पर जो पाए जाने वाले एनिमल हैं और पेड़ पौधे हैं, उनका जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम है ना। कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट विथ लेस सीजनल वेरिएशन, मतलब सीजन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं, एकदम ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है ना, और इनका जो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बहुत वही ना, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है पर्यावरण में, ज्यादा न बहुत ज्यादा ठंडा न बहुत ज्यादा गर्मी, है ना, तो पर्यावरण में ज्यादा उतार चढ़ाव हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो भाई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो फिर ऑर्गेनिज्म को बढ़िया है ना, सब चीज आपके लाइफ में अगर सब चीजें अच्छी अच्छी चल रही तो सही है ना, आप ज्यादा दिन जियोगे, ज्यादा खुश रहोगे, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो फिर वही है कि डिस्टर्बेंस है लाइफ में। ठीक है, मोर सोलर अवेलेबिलिटी एंड मोर रेनफॉल, यहाँ पर ज्यादा पानी गिरता है और सोलर अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़िया होता है, मतलब सन का जो लाइट है, सनलाइट है, वो भी अच्छे से आ रहा है और अच्छे से पानी भी गिर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। कहाँ पर? ट्रॉपिक्स रीजन में, भूमध्य रेखा में, भूमध्य रीजन में। अब नोट, 500 का नोट लेके आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट सॉइल्स, इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट सॉइल, the top horizon of soil is a rich mixture of humus, nutrient and inorganic components, but top soil of tropical rainforest is nutrient poor and shallow due to heavy rainfall। ये क्या बोल रहा है भाई साहब, देखते हैं अलग कर करके एक एक चीज को। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट सॉइल में क्या होता है? बेसिकली
जो टॉप हॉरिजन होता है सॉइल का वो बहुत ज्यादा रिच होता है ह्यूमस से, है ना। जो भी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां का जो सॉइल है उसका ऊपरी परत जो है बहुत ज्यादा ह्यूमस से भरा होता है, मतलब न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पाया जाता है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। बट टॉप सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उनका जो टॉप सॉइल होता है, ऊपरी परत होता है, वो न्यूट्रिएंट में पुअर होता है, मतलब वहां पर न्यूट्रिएंट कम होती है। और शैलो ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मतलब कि गड्ढा गड्ढा ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही है ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट में, है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो बेसिकली अगर समराइज किया जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल की ऊपरी परत होती है उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, न्यूट्रिएंट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन नीचे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो वहां का जो टॉप सॉइल होता है वो ज्यादा ही अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात। अब ये एक इमेज है जिसको आपको जूम करके देख लेना है, पूरा चीज यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म पे दे दिया गया है। ठीक है, ये देखो बायोम का नाम लिख दिया गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना। वैसे तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। इस टेबल को जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे ना तो इस टेबल को आपको करना है क्या, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये बायोम का नाम है, पहला बायोम क्या है, टुंड्रा, फ्रेजाइल बायोम बोलते हैं इसे। फिर यहाँ पर लैटिट्यूड इसका कितना होता है, अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ। फिर एल्टीट्यूड कितना होता है, 3600 मीटर। मतलब जितने भी चीजें यहाँ पे पढ़े हैं उसको एक टेबल के फॉर्म पे यहाँ पर दे दिया गया है ना। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वेजिटेशन कैसा पाया जाता है, तो ये आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस टेबल को जूम करके पढ़ोगे तो अच्छे से दिखेगा। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो सारी चीजें दिख रही है अच्छे से, है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये मतलब अभी तक जो भी चीजें पढ़े हैं उसको याद रखना है, तो एक टेबल के फॉर्म पे यहाँ पर ये देखो ये पूरा चीज ना जो मैं हाईलाइट किया हूँ येलो के फॉर्म पे, इसको आपको याद रखना है, तो उस टेबल को पढ़ना है बार 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 बार। ठीक है जी, चलो अब बायोस्फीयर की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, जब भी हम बायोस्फीयर की बात करते हैं हमारे अर्थ में, मतलब कि हमारी धरती में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो सभी आपस में कंबाइन होकर टुगेदर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, है ना। और बायोस्फीयर को हम लोग इकोस्फीयर के नाम से भी बोलते हैं। और ये जो इकोस्फीयर नाम है बायोस्फीयर के लिए, इसे कॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बायोस्फीयर है क्या, बेसिकली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग जैविक एंड अजैविक एंड नॉन लिविंग थिंग, सभी जैविक तथा अजैविक चीजें, मतलब कि बायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक प्लस एबायोटिक अजैविक, कहां पर, अर्थ में। इसको ऐसा नहीं लिखना था, धरती के ऊपर, है ना, धरती में, अर्थ में, ऐसे लिखेंगे, अर्थ में सभी लिविंग तथा नॉन लिविंग थिंग या बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर, आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ा इकोसिस्टम, एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं, एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बायोस्फीयर के 3 टाइप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने टाइप होते हैं बायोस्फीयर के, 3 टाइप होते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कितने टाइप, 3 टाइप, कितने प्रकार, 3 प्रकार। ठीक है, बायोस्फीयर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार, सबसे पहले आता है एटमोस्फियर। ठीक है, एटमोस्फियर। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और फिर आता है हमारा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर। ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार के हमारे बायोस्फीयर के टाइप है जिसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये देखो 3 प्रकार के, है ना? ये है पहला, ये पहला, ये है दूसरा हाइड्रोस्फीयर और ये है तीसरा लिथोस्फीयर, है ना? अब हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है क्या? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की क्या खास बात होती है? नहीं, पहले लिथोस्फीयर को पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर, एल से याद रखना, एल से लैंड होता है। लैंड मतलब कि धरती, सरफेस, है ना? अर्थ सरफेस। तो लिथोस्फीयर की खास बात क्या है भाई साहब? देखो, लिथोस्फीयर की खास बात होती है कि जितने भी लिविंग तथा नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं हमारे अर्थ सरफेस में, वो सभी लिथोस्फीयर को बनाते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है? जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे अर्थ सरफेस में, उसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, है ना? दूसरा आता है हमारा, दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आता है हाइड्रोस्फीयर। अब वाटर की बात आ जाएगी यहाँ पर, है ना? पानी में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग है ना? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में सेम चीज लिखेंगे, बस यहाँ पर अर्थ सरफेस की जगह में वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑन, या ऑन नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट इन वाटर, पानी में उपस्थित, प्रेजेंट इन वाटर मतलब पानी में उपस्थित जितने भी लिविंग जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं वो सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीसरा आता है हमारा क्या? तीसरा आता है एटमोस्फियर। ए से, अब देखो, एल से याद रखना क्या? एल से लैंड, ठीक है? यहां पर शॉर्टकट में भी लिख देते हैं रेड कलर में, ठीक है? एल से क्या याद रखना? एल से लैंड, ये रहा एल, यहां पर एच और यहां पर ए, ठीक है? तो ए से आ जाता है लैंड, लैंड में पाया जाने वाला, लैंड जानते हो ना आप लोग, है ना? लैंड मतलब भूमि, धरती, ठीक है? एच से याद रखना H2O, ठीक है जी, वाटर। और ए से आपको याद रखना है क्या? ए से एयर, एयर मतलब होता है हवा, है ना? तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक? एटमोस्फियर, 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 ठीक है जी। एटमॉस्फेयर की खास बात क्या है कि एयर में पाए जाने वाले सभी लिविंग और नॉन लिविंग घटक जो कि हवा में पाए जाते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर, हमारे वायु में उपस्थित जितने भी जैविक और अजैविक घटक होते हैं उन सभी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, एक साथ सभी को, है ना? अब याद रखना, जो बायोस्फीयर होता है वो एक क्लोज सिस्टम होता है मिनरल्स के लिए, मतलब वहां पर बायोस्फीयर में मिनरल्स बाहर से आ या बाहर जा नहीं सकता। लेकिन ओपन सिस्टम होता है किसके लिए? एनर्जी के लिए, मतलब एनर्जी बायोस्फीयर से बाहर जा सकता है, एनर्जी बायोस्फीयर के अंदर आ सकता है बाहर से, ठीक है जी। तो चलो यहां पर एक नोट के फॉर्म पे लिख लेते हैं, नोट, 500 का नोट लेंगे। नोट क्या लिखेंगे नोट में? कि बायोस्फीयर जो है क्लोज सिस्टम होता है मिनरल के लिए, बायोस्फीयर क्लोज्ड सिस्टम होता है, बंद होता है, क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र है, किसके लिए? फॉर मिनरल, मतलब कि मिनरल बाहर से, मिनरल कोई भी न्यूट्रिएंट मिनरल जो है बायोस्फीयर में आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, है ना? एक बायोस्फीयर से दूसरे बायोस्फीयर में। लेकिन यही जो है ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी, मतलब कि एनर्जी यहां पर आ जा सकती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना जी? चलो फिर
यहाँ पर हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। कौन सा? बायोस्फीयर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे ला देते हैं। आजा भाई। ये रहा। ठीक है, नोट भी आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये हो जाता है समाप्त। अगले एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप सभी का फिर ये चैप्टर बढ़िया सा खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर था, 8 लेक्चर लग गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 8 लगे, 10 लगे, 12 लगे, लेकिन हमारा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए और हमको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना। अब बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर इस चैप्टर का एमसीक्यू वाला रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर्यावरणीय मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें हम लोग प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब जानते हैं ना, तो ये सब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जी। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। ठीक है, थैंक यू।